नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समय चक्र टाइम्स में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिनका राजनीति में एक अहम ही योगदान रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी में महासचिव भी हैं और सपा की पूर्व सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरे पर गए। जापान, चाइना का दौरा करा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं अपने विदेशी दौरे को लेकर, लेकिन इस वक्त जो अहम मुद्दा उठा है, अपोजिशन जो उठा रही है, वो विदेश नीति को लेकर उठा रही है। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री आप चाइना से मिलते हैं, जिसके साथ हमारे संबंध काफी समय से अच्छे नहीं थे, और आप वहां से आने के बाद आपने कुछ बताया भी नहीं कि क्या वहां पे आपने प्लानिंग करी है, क्या आगे की तैयारी है, देश को इससे क्या फायदा होगा। और यहाँ तक ये भी कहा है जिस प्रकार आप ट्रंप से मिलने के बाद सीज फायर पर चित हुए थे, ठीक उसी प्रकार इस बार भी आपने यही करा है। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज की दुनिया की, क्योंकि मैं साउथ एशिया का भी चेयरमैन हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 वर्ल्ड वार, एक वर्ल्ड वार होते होते बचा भारत पाकिस्तान का, और 2 जगह इस समय लड़ाई चल रही है। रशिया का भी रोल है, यूक्रेन का भी रोल है, और तमाम ऐसे इजराइल का भी रोल है। तो अब हमको अगर दुनिया को सरवाइव करना है तो ये दोनों वर्ल्ड वार रोकनी पड़ेगी। जहां तक आपने मोदी जी के बारे में कहा, मोदी जी अपनी प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं और खुद उसका सलूशन ढूंढने घोर विरोधी के आ जाते हैं। जो घोर विरोधी है वो इनका साथी कैसे हो सकता है? आप टेबल पे बैठकर अमेरिका से भी बात करिए, रशिया तो आपका दोस्त है ही, लेकिन तीसरी ताकत के आप गए। अच्छा तो आपने किया, उसकी स्वतंत्रता दिवस पर आप शामिल नहीं हुए। अगर शामिल होते तो आपको पता है उसकी सीमाएं हमारे देश से लगी हुई है, और पूर्व में उसने क्या हाल किया है ये जग जाहिर है। तो इसलिए चाइना से दोस्ती करना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। पड़ोसी से, पाकिस्तान से भी आप दोस्ती करिए, बांग्लादेश से भी दोस्ती करिए, भूटान से दोस्ती करिए, और काठमांडू से भी दोस्ती करिए। अगर आप अपने सब पड़ोसियों से दुश्मनी करेंगे तो उनके रास्ते भी दुश्मन आपके पास आ सकते हैं। मैं साउथ एशिया का चेयरमैन भी काठमांडू में हुआ था, और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसका प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया था और समर्थन बांग्लादेश से दिया था। आपके अंदर क्षमता है तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। दिल जीतने में खुले मन से आपको बात रखनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तानी को अपना भाई मानता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक देश पे गया था जिसको दुनिया का धनाढ़ देश दुबई कहते हैं, और हमारी जो गाड़ी चला रहा था वो पाकिस्तानी था। मैंने उससे कई क्वेश्चन किए, और बल्कि वहां से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इंडिया के एक कंपनी है, उसने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से ली। मैंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान, चीन और इंडिया के बीच में रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। हमारी गाड़ी चलाने वाला पाकिस्तानी ड्राइवर था और इतना खुश होकर गाड़ी चला रहा था। तो मेरा मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मोहल्ले में दुश्मनी करेंगे तो इसका फायदा बाहर की ताकत करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि झगड़ों में मत फंसो, वरना हिंदुस्तान कई वर्ष पीछे चला जाए। सर, एक और हमारा सवाल है। जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के कई नेता, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री जो कि अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, भाजपा 2042 का जो विकसित भारत का विजन लेकर चल रही है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? इसकी विधानसभा में भी काफी चर्चा हुई, लगातार चर्चाएं हो ही रही हैं। देखिए, हर पार्टी अपना विजन लेके चलती है, उसका अधिकार है, लेकिन विजन लेते लेते उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि जनता उससे दूर जा रही है। राम मंदिर मुद्दे पे वो लोकसभा जीतना चाहते हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जी जी। उसने कई 38 MP जीते,
जी और भाजपा नंबर 2 पे चली गई। जी इसलिए मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी कहता हूँ, राष्ट्रपति जी से भी कहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी कहता हूँ कि इंडिया का, और इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूँ कि अब निर्भय होकर वोट डालने का अधिकार दे और निर्भय होकर न्याय करने दे। अगर न्यायपालिका पे आपका इंटरफेरेंस होगा तो न्याय नहीं मिल पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इस पर विचार करेंगे और आपके मुख्य चुनाव आयुक्त भी विचार करेंगे और आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है और बड़ी जोरों से सरकार आएगी, सरकार 300 के पार जाएगी। सर, जिस प्रकार से आपने अभी बीते चुनाव में टक्कर दी, एक बड़ी टक्कर थी, 40 या 42 सीटों का नुकसान हुआ भाजपा को उससे। आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बिहार में हारेगी और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े जोर तोड़ से आएंगे और मैं अपने राजनीतिक गुरु शिवपाल यादव जी को भी, जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, और वो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अखिलेश यादव की, अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि गुजरात में चुनाव हुआ और गुजरात में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। तो अब उनका दक्षिण में भी प्रभाव आ रहा है, उत्तर में प्रभाव आ रहा है और हिमालय की ओर भी प्रभाव आ रहा है। इसलिए हम अपने नेता अखिलेश यादव को, अपने नेता शिवपाल यादव को, मैं पूरी तरीके से विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होगी और सरकार बनने के बाद तुरंत केंद्र की सरकार गिर जाएगी और केंद्र में हम लोगों के गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, अखिलेश जी राजनीति के एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। जिस प्रकार से बिहार में चुनाव में अखिलेश जी की एंट्री हुई, पूरा राजनीति को हिला के रख दिया है। आज ही की एक घटना है, लाइनमैन की मौत हो गई थी। अखिलेश यादव जी भी वहां पहुंचे, उन्होंने ये भी बोला कि 2 लाख का मुआवजा देंगे, समाजवादी पार्टी मदद करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भाजपा सरकार पर एक तंज कसा है कि जब मेरी सरकार थी, जब हम समाजवादी पार्टी सत्ता में थे, तो भाजपा के लोग कोई भी बात होती थी नौकरी की बात लेकर उठते थे, तो अब ये लोग क्यों नहीं नौकरियां दे रहे हैं? आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? क्या वाकई में भाजपा नौकरी नहीं दे रही आज के युवाओं को? ये बड़ा ट्रिक से भारतीय जनता पार्टी नौकरियां निकालती, सिलेक्शन होता है और उसके बाद रद्द कर दी जाती है परीक्षा। अभी आपने देखा, और वो किसी स्तर पर हो। आपको पता होना चाहिए, लगभग 25,000 बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो हमारे स्कूल है, उनकी भर्ती को मैंने 24 घंटे के अंदर कर दिया था। उस समय मैं बैकवर्ड कमीशन का मेंबर था, उपाध्यक्ष था, और मैंने कहा था इनको ज्वाइन करके प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, एजुकेशन सेक्रेटरी हमको 24 घंटे के अंदर सूचना कमीशन को दे। बैकवर्ड कमीशन का अधिकार हाई कोर्ट के जस्टिस के बराबर होता है और मैंने उसको करके दिखाया। हमारी नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव से भी लोगों ने शिकायत की, लेकिन नेताजी ने हमारी पीठ थपथपाई कि आपने बहुत बड़ा नौजवानों के साथ कार्य किया है, आपका एहसान है पार्टी पर, क्योंकि ये पार्टी ही बैकवर्ड आधारित पार्टी है और बैकवर्ड की शक्ति इतनी ज्यादा है। 80% हिंदुस्तान में बैकवर्ड है, मुस्लिम है तथा अन्य लोग हैं। तो इनको जब अगर गरीब जो ब्राह्मण और ठाकुर भी है, वो भी बैकवर्ड की श्रेणी में आता है, तो हम गरीब ठाकुर ब्राह्मण बैकवर्ड और मुस्लिम को लेकर, ईसाई को लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, देश में और राज्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। योगी जी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर बात करते हैं, अपने बयानों में अक्सर ही बात करा करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जीरो टॉलरेंस नीति सफल हुई या विफल है? हमको ये बताइए, आपसे पूछता हूँ। जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जीरो टॉलरेंस पर भी अगर जाति के आधार पर कोई काम होगा तो समाज देख रहा है, चाहे कानपुर के द्विवेदी हो,
तथा बहुत सी जगह जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं वो इनकाउंटर हुए जी जी और बाकी विशेष जाति को बचाया गया। तो क्या ये दोहरी नीति नहीं है? हम योगी जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस बात पर हम उनसे सहमत नहीं है कि जाति आधार पर इनकाउंटर न किए जाए। जो क्रिमिनल है उसको निकाल दिया जाए और जो क्राइम नहीं कर रहा है उसको बचाया जाए। सर, योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि इस समय हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। सपा की जब सरकार थी तब जाति को देखकर, नाम को देखकर ही सिलेक्शन होता था। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके प्रोग्राम में ये भाषण दिया उन्होंने। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है जी और उनकी पत्नी ठाकुर है। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद हमारे माननीय शिवपाल सिंह की बहू भी ठाकुर है। जी हम तो अपना समाजवाद अंदर ही लेते हैं। हम ठाकुर का विरोध कैसे कर सकते हैं जब हमारे परिवार में दूसरी जात की बहू है? बहू इज्जत होती है। तो मेरे लिए सब जातियां बराबर है। हमारे लिए कृष्ण भगवान की तरीके से, सुदामा भी भगवान की तरीके से है, अर्जुन छत्री से हम परम मित्र थे कृष्ण के। इसी तरीके से ग्वाल वाल अर्थात बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, ये सब दोस्त थे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा कृष्ण का वर्णन करने वाला रसखान था, वो मुस्लिम था। जी तो रसकार, कबीर और ये सब जो संत थे, इन्होंने कृष्ण को आगे बढ़ाया और इतनी पीएचडियां लिखी है कि उतनी पीएचडी आज तक किसी भी पर नहीं लिखी है। मैं राम को भी मानता हूँ, मैं कृष्ण को भी मानता हूँ और शंकर को भी मानता हूँ। शंकर क्या थे? ये ट्राइबल के नेता थे। अगर डिफिनेशन को डायरेक्ट किया जाए, ये पर्वत में पहाड़ पर रहते थे और जो SC ST थे और ट्राइबल थे, इन्होंने उनका उद्धार किया। और भगवान शंकर की तीसरी नेत्र से सब कुछ भस्म हो जाता था। जी इसलिए हमारे धर्म जो है, हिंदू धर्म, वो सबको एक साथ लेता है, चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। कृष्ण ने बचपन से ही क्रांति की, चक्र सुदर्शन उठाया लेकिन चलाया कभी नहीं। तो उन्होंने मानव की तरीके से लड़कर शानूर और मुश्तिक को कुश्ती लड़के हराया। वो तो अगर भगवान थे तो भस्म कर देते, लेकिन उन्होंने वही कार्य किया जो एक साधारण इंसान करता। जी सर, आपके कई विद्यालय हैं, कई ब्रांच है हमारी स्कूल के नाम से। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एजुकेशन को लेकर? मैंने कई बार, हमारे यहाँ सभी चैनल के लोग आते हैं, मैंने एक ही चीज लिखी है कि मैंने एक स्कूल में नारा दिया है, फाइट फॉर आई। अपने लिए मैं, अपने लिए लड़ो। जी जी आई स्टैंड फॉर मैं, जी आई स्टैंड फॉर IAS, जी आई स्टैंड फॉर IIT, जी आई स्टैंड फॉर ISC। जी जितने भी आई से जो पब्लिक है, ISC इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, हमारा यहाँ का है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बच्चा आई के लिए लड़े। अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वहाँ डोनेशन लिया जाता है, गरीब बच्चा नहीं दे सकता। इसलिए ओपन कंपटीशन में आइए, कंपटीशन की भावना स्कूल को रखनी चाहिए और गरीब व्यक्ति को स्कूल में छूट भी देनी चाहिए। हमने दी। अभी आपके सामने बात हो रही थी कि नई फीस थी, तो मैंने कहा गरीब हो माफ कर दिया। तो इसलिए IAS IPS IIT में गरीब का बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए, अल्पसंख्यक का बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए। सर, आगामी चुनाव 2027 में चुनाव होने वाला है। बिहार के चुनाव में आप लोग का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है 2027 चुनाव को लेकर, और क्या ऐसे ही गठबंधन चलता रहेगा कांग्रेस और सपा का? कांग्रेस सपा का तो गठबंधन बिल्कुल फाइनल हो गया है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ जी कि मौजूदा पार्टियों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो चुनाव आते आते हमारी पार्टी में शामिल या सहयोगी बनेंगे और हम बहुत ही जोरदार विक्ट्री हासिल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही अखिलेश यादव, लेकिन फिर उसके बाद हमारी निगाह देश के प्रधानमंत्री पर होगी, देश के रक्षा मंत्री पर होगी और देश के गृह मंत्री पर होगी। आपको जैसा विदित है कि सामने वाली सरकार अल्पमत पे है,
अगर अल्पमत की सरकार से आपके हैदराबाद के मुख्यमंत्री हाथ खींच ले, आपके बिहार के मुख्यमंत्री हाथ खींच ले, तो तुरंत धाराशायी हो जाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में हमको एमपी का चुनाव पूरा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।